This is Sakshi Jain. I have secured rank 37 in UPSC CSE 2025. Now here I am here to help you regarding GS4. आंसर राइटिंग के बिना GS4 नहीं हो सकता है. सो फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस 2022 का मेंस था और मैंने GS4 का 85 डेज़ तक सिर्फ आंसर राइटिंग करा था और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे आंसर्स कैसे हैं. एंड मेरा थोड़ा पेपर इस बार प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तो मेरा पेपर छूटने के उस पर था. बट टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ द लास्ट पेपर इन दोस 3 days, तो तब तक वी कैन बी टायर्ड. इट्स पॉसिबल कि अपना हाथ दुखने लग जाए. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. मैंने दोनों तरह से करा हुआ है. एक बार सेक्शन ए करा था 119, एक बार सेक्शन बी करा था 126, और एक बार जब मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी, एक क्वेश्चन ए से कर रही थी, एक क्वेश्चन बी से कर रही थी, माई मार्क्स गॉट डाउन टू 108. देन हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर. I believe that structuring answer in the GS4 is a very difficult task and it's the most important task. जो आप बोलते हो ना डिमांड एड्रेस नहीं होती है GS4 में, या GS4 में कॉम्प्रहेंड करना डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन का. सो अगर आपको सिलेबस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, सो यू कैन हिट द बुल्स आई देयर. हाय फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी जैन. I have secured rank 37 in UPSC CSE 2025 and now here I am here to help you regarding GS4. I have scored a decent score of 126 this year, and my earlier scores were 22, 119, 112, 108. So I have scored decent marks in the GS4 and I believe that I can help you in this regard. So I will try to discuss all these things while for the GS4, like sources, टॉपर कॉपीज़ को कैसे यूज़ करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और वैल्यू एडिशन कैसे करना है. इसके पहले मैं आपको GS4 का एक ब्रीफ में आइडिया देना चाहती हूँ. सो GS4 में 2 सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस आते हैं. सेक्शन ए में आपके 13 क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्कर ईच. उसमें आपके बेसिक थियोरी पे क्वेश्चन होता है, फिलोसॉफिकल जो आपके वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स पे क्वेश्चंस होते हैं, कोड बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर एंड गवर्नेंस बेस्ड एथिकल क्वेश्चंस आर देयर और रिलेटेड टू योर सिलेबस. एंड सेक्शन बी में केस स्टडीज़ होती हैं. सो केस स्टडीज़ क्या है? केस स्टडीज़ उसी थ्योरी को आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. सो एक केस स्टडी आपको देंगे, उसके बेसिस पे 4-5 सवाल आपसे पूछेंगे एंड यू हैव टू प्रोवाइड ए प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द प्रॉब्लम दैट इज़ गिवन इन योर केस स्टडी बाय यूजिंग द थियोरीज. अपन कैसे जो थ्योरेटिकल नॉलेज उसको कैसे यूज़ करेंगे अपन जस्टिफिकेशन के लिए, कि मैंने ये वाला एक्शन इसलिए लिया, मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया बिकॉज ये इस तरह से एथिकल है. तो ये अपन आगे सीखेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्सेज कि अपन को बेसिक्स कैसे कवर करने हैं. तो बेसिक्स क्या है? जो आपका सिलेबस में वर्ड्स लिखे हुए हैं, एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस आपके लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस आपके लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरीज देयर. सो ऑल दीज थिंग्स आप एक कोई सी भी बेसिक स्टैंडर्ड बुक जो है आपके पास, या तो आप कोई कोचिंग ले रहे हैं आप उससे लीजिए. सारी कोचिंग की अपनी अपनी बुक्स होती हैं. और अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, जैसे मेरी तरह अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सो यू कैन रेफर टू एनी मटेरियल दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, बी इट एनी कोचिंग मटेरियल या कोई भी एक मटेरियल जो फेमस है. सो द टाइम when I started in 2020, I referred to Decode Ethics. So I think 2021 मैंने वाला मॉडल यूज़ करा था. So I used the Decode Ethics बुक ऑफ द GS4. उन्होंने सिलेबस वाइज प्रॉपरली डिवाइड कर रखा है. सो आप जो भी सोर्स यूज़ करें, आप ये ध्यान रखना कि सिलेबस वाइज ब्रेक है उसमें, प्रॉपरली सिलेबस वाइज उसमें डिस्टिंक्शन है. सो ये चीज़ आप ध्यान रखना. मुझे ये इसलिए अच्छी लगी, उसमें सिलेबस वाइज था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइज डिवीजन था. सो आप थियोरी पढ़ो, उसका एप्लीकेशन भी वहीं देख लो. देन गूगल एंड यूट्यूब, दीज आर ऑल्सो योर हेल्पर्स इन द GS4 प्रेपरेशन. जो आपके बेसिक मान लो आपको कोई टर्म समझ नहीं आ रहा है, या उसका एथिकल मतलब उसके पीछे का रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, किस थिंकर ने आपको दिया है वो चीज़ समझ में नहीं. द वेरियस यूट्यूब चैनल्स दैट कैन गिव यू एन आइडिया अबाउट द वेस्टर्न फिलोसफीज़, इंडियन फिलोसफीज़ ऑल्सो. गूगल पे भी आपको बहुत मटीरियल मिल जाएगा. देन गूगल पे स्पेशली आपको जो अपने यहाँ रिलीजियस एथिक्स है, इसका एक बहुत अच्छा आपको मिलेगा. देन अपना बेसिक्स में क्या एम रहेगा, वो ये एम रहेगा दैट यू अंडरस्टैंड द सिलेबस. सिलेबस की एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज़ दैट यू आर री राइटिंग द सिलेबस ओनली इन योर आंसर्स, इन योर पेपर. एंड जब किसी एग्जामिनर को ना सिलेबस के मेन वर्ड्स वहाँ दिख जाते हैं, यू इंटरलिंक द सिलेबस एंड अक्रॉस योर आंसर्स, इट विल फेच योर मार्क्स. वी विल सी दैट.
नाउ सिलेबस को कैसे, जो अभी मैं आपको, लर्न इट बाय हार्ट. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू वाइल प्रिपेयरिंग द GS4, कि आपको अपना सिलेबस बिल्कुल याद हो, आपके हार्ट से, बाय हार्ट आपको याद हो, कि आपको रात को 3 बजे भी कोई पूछे कि मुझे इसका सिलेबस सुनाओ, मुझे वो पता होना चाहिए. अगर ये शुरू में ना हो, एज ऑफ डे 1 व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, देयर इज समथिंग हैक दैट आई हैव. सो मैंने क्या कर रखा था, मैं जिस स्टडी टेबल पे पढ़ती थी, सामने मैंने स्टिकी नोट्स लगा दिए, उसमें मैंने सिलेबस लिख दिया था. सिलेबस के कीवर्ड्स ये सब लिख दिए थे. अब वो मेरे हमेशा तो सामने रहते थे. उससे 2 हेल्प मुझे मिलती थी. पहला तो मुझे डेली देखते थे तो याद हो जाता था, और दूसरा ये रहता था कि जब मैं आंसर्स लिख रही हूँ, सो मैं देखकर उनको लिख लेती थी. आपको लगेगा कि यार मैं चीटिंग कर रही हूँ, बट जब मैं उसको देखकर लिखती थी, जानबूझकर, मतलब कॉन्शियसली मैं मेरे आंसर्स में उसको इंटीग्रेट कर रही हूँ, टेस्ट में, आंसर्स में, डेली, सो मेरे सबकॉन्शियस में वो चल जाएगा. 10 आंसर, 20 आंसर लिखने के बाद, 2-3 टेस्ट लिखने के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपको भी याद ना हो. ठीक है, और आपको ये भी आ जाएगा कि मैं किस पॉइंट में कैसे वो वैल्यू यूज़ करूँ, कैसे वो पॉइंट यूज़ करूँ, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी. Then you have to rewrite the syllabus in exam. We'll see that in answer writing, कि आपको syllabus को कैसे आंसर में डालना है. You have to literally rewrite it. जो आपके सब कुछ आपको वहाँ पर, जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर है वो ऐसे ही डिज़ाइन होता है. दे आस्क फ्रॉम एवरी टॉपिक, सो यू कैन राइट ऑल दैट थिंग. नाउ इंटरलिंकेजेस ऑल्सो. सो आपका जो पूरा GS4 का सिलेबस है ना, वो बहुत ही अच्छे से इंटरलिंक्ड है. रीड इट, एनालाइज इट, एंड यू विल गेट टू नो दैट. देन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस. सो अगर आपको वो सब क्वेश्चंस याद, सिलेबस याद होगा, तो आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं. सो आप इधर उधर डायरेक्शन में नहीं जाओगे, डायरेक्शन लेस नहीं होंगे. यू विल लाइक हिट द आई ऑफ द क्वेश्चन. सो जो आप बोलते हो ना, डिमांड एड्रेस नहीं होती है GS4 में, या GS4 में कॉम्प्रहेंड करना डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन का. सो अगर आपको सिलेबस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, सो यू कैन हिट द बुल साइड देयर ओनली. PYQs. So GS4, you know, that's a very static thing. यहाँ पर कोई करंट से तो नहीं आ रहा है. We know that. So PYQs are the like whatever you want to assume. It's your Gita, Bible, Quran, everything. So PYQs का फॉलो करिए. आपके PYQs कैसे कैसे यूज आएंगे. फर्स्टली अंडरस्टैंडिंग हाउ दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर आस्किंग. किसी टॉपिक से वो किस तरह से सवाल बना रहे हैं. कभी कभी डायरेक्ट सवाल भी होते हैं. फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस पे डायरेक्ट सवाल आता है. इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको ये पता चलेगा कि थियोरी में कम आता है, केस स्टडी में ज़्यादा आता है. जो एटीट्यूड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप ये ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि एटीट्यूड से जो कैब मॉडल है उस पर क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग. एटीट्यूड और आप कोट वाले क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोट वाले क्वेश्चंस में भी वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करके पूछा जा रहा है. कोट डायरेक्टली नहीं, कोट पूछते हैं, बट एट द बैक ऑफ द यूपीएससीज लाइक थॉट प्रोसेस, इट इज़ लाइक वो उनका जो सिलेबस है उसी की कोई ना कोई वैल्यू को, 1, 2, 3 वैल्यू को यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर. फॉर एग्जांपल एटीट्यूड हो गया है आपका, इंटेग्रिटी हो गया है आपका, करेज हो गया आपका, प्रूडेंस हो गया, ये सब वो वैल्यूज़ यूज़ करे हुए होते हैं वहाँ पर. एडवर्सिटी क्वेश्चन फॉर ऑल्सो. फिर आप पैटर्न एनालिसिस कर लेंगे. देन वैल्यू एडिशन. सो दिस इज समथिंग लाइक GS4 का जो पेपर है वही आपका कंटेंट एनरिचमेंट में काम आएगा. कैसे काम आएगा? कोट्स. सो यू हैव टू लर्न कोट्स फॉर द GS4. यू ऑल लाइक, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत सारे आंसर्स का ओपनिंग ही कोट से कर सकते हैं. केस स्टडी में आप कोट को यूज़ कर सकते हैं. कोई चीज़ को प्रूव करने के लिए आप कोट यूज़ कर सकते हैं. क्लोजिंग में आप कोट यूज़ कर सकते हैं. सो जो यूपीएससी 3 कोट तो पूछता ही है हर साल, और फेमस पर्सनैलिटी से पूछता है. इंडियन पर्सनैलिटीज़ मेजरली वो लोग पूछते हैं. सो यू कैन यूज़ द कोट. देन जैसे कि ज़िगज़ैगलर का पूछा था कि इट्स योर एटीट्यूड पर उन्होंने कुछ पूछा था कि इट्स योर लाइक एटीट्यूड नॉट दी एप्टीट्यूड विच टेक्स यू ऑल्टीट्यूड. देन टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी है जो उसमें आती है आपके. सो यू कैन लर्न दोज टर्मिनोलॉजीज, दोज वैल्यूज, एंड यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स. देन सेंटेंस स्टेटमेंट्स आते हैं कुछ. इट्स राइट टू डू बट इट्स नॉट राइट टू डू. मतलब कोई चीज़ है जो आपके अधिकार में तो है बट वो सही नहीं है कि आप करो. ठीक है, तो ऐसे आप स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं. देन टॉपर कॉपीज. आई वुड से टॉपर कॉपीज आर द बेस्ट गाइड फॉर द
GS4. Topper copy is given insight how to present, how to write, how to understand the answers and the questions, how to write it, how to structure it. So like understanding and comprehending your question. So आप उसको कैसे यूज़ करोगे? अब टॉपर कॉपीज और आंसर राइटिंग वी विल मर्ज नाउ. जैसे कि मान लो आपको कोई भी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कैसे करेंगे अपन GS4 में. वी विल लाइक पिक ए क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपर कॉपी, देन अपन खुद लिखेंगे उस क्वेश्चन, उस आंसर को, and then we will compare it with the topper copies. So I've used like Shruti Sharma ma'am copies, Vishakha ma'am copies, Divya ma'am copies. So a lot of toppers are there. You can see the mark sheets of the toppers who are getting very good score and you can refer to the copies. Then value addition आप कर सकते हैं topper copies से. डायग्राम्स उठा सकते हैं आप उनकी कॉपीज़ से, कोड्स उठा सकते हैं उनकी कॉपीज़ से, एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं उनकी कॉपीज़ से, और श्लोक उठा सकते हैं, कोई नया किसी भी जैसे गीता के श्लोक उठा सकते हैं, किसी चीज़ की भी आप श्लोक उठा सकते हैं. देन हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर. I believe that structuring answer in the GS4 is a very difficult task and it's the most important task. GS 1 to 3 में तो अपन ओवर टाइम सीख जाते हैं एक स्ट्रक्चर बनाना, बट GS4 में स्ट्रक्चरिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो फ्रॉम द टॉपर कॉपीज यू विल गेट टू नो कि कैसे वो लोग किसी भी क्वेश्चन को तोड़ रहे हैं. GS4 में क्या होता है कि आप पे डायरेक्ट सवाल नहीं होते. कभी कभी पहले कोई एक स्टेटमेंट देंगे, मतलब उसके पीछे का भूमिका बांधेंगे या उसको आपको एक बेस तैयार करेंगे, देन वो नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन होता है. सो वो जो आपका एक स्टेटमेंट होता है ना, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना. यू विल गेट टू नो फ्रॉम द टॉपर कॉपीज. यू हैव टू यूज दैट स्टेटमेंट इन योर आंसर, बट यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट. सो ये सब चीज़ें आपको उनसे पता चलेगी कि उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है. नाउ आंसर राइटिंग. सो आई विल tell you the answer writing of GS4 specifically over here. I have made the answer writing video also for the normal, for the beginner and all in separate video, because my the GS score is also a decent score of 441 this year, and earlier years like around 420. So I believe that I can tell you some basics about the answer writing. And for the GS4 we have a detailed answer writing सेशन ओवर हियर, बिकॉज GS4 का जो आंसर राइटिंग है इट हैज़ अ डिफरेंट डिमांड. सो सबसे पहले तो आंसर राइटिंग के बिना GS4 नहीं हो सकता है. सो फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस 2022 का मेंस था और मैंने GS4 का 85 डेज तक सिर्फ आंसर राइटिंग करा था और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे आंसर्स कैसे हैं. बट टॉपर कॉपीज से और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं वो मैंने रेगुलरली प्रैक्टिस करे थे फॉर द 85 डेज नॉन स्टॉप. कोई भी एक भी हॉलीडे नहीं था उसमें कि मैंने एक भी दिन छोड़ दिया हो. either it was टॉपर कॉपीज और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड, और उन दोनों के आपको मॉडल मिले हुए होते हैं पहले से. सो यू कैन डू इट एंड यू कैन इवेलुएट योर आंसर्स. नाउ डेली, स्पेशली जो आपका प्री मेन का 80-90 दिन का टाइम होता है उसमें आपको करना है. अब आपको ये कैसे करना है. सो आपको लगेगा कि मैम हम इवैल्यूएशन कैसे करें हमारे आंसर्स का, हम इम्प्रूव कैसे करें. सो अगर आपने कोई कोचिंग ले रखी है तो वहाँ पर आप जो उनका मॉडल आंसर होगा वो देख सकते हो. दूसरे बच्चे क्या लिख रहे हैं, दूसरे एस्पिरेंट्स क्या लिख रहे हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं. कोई ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा है किसी मेंटोर का, तो उसमें सबकी कॉपीज़ वहाँ डलती है आंसर लिखने के बाद. सो यू कैन गो फॉर दैट. अगर आपने कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप सेल्फ कैसे करोगे. सो यू कैन यूज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएंगे. दूसरे टॉपर कॉपीज़ में आप क्या करना, एक क्वेश्चन लेना, लिखना, उसको उस टाइम इवैल्यूएट मत करना, कुछ मत करना. नेक्स्ट डे उस आंसर को वापस लिखना, थर्ड डे वापस लिखना, एंड देन कंपेयर. तो जब आप 3 दिन तक ये एक्सरसाइज आप 10 क्वेश्चन के लिए कर लीजिए बस, सब क्वेश्चन के लिए नहीं, 10 क्वेश्चन के लिए आप बस ये एक्सरसाइज कर लीजिए. बिगिनर अगर आप नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं, इवन अगर आपका फर्स्ट मेंस होगा इस साल, तो यू डू दैट एक्सरसाइज बिकॉज द इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ द GS वाज वेरी गुड. सो राइट इट इन लाइक इम्प्रोवाइज्ड मैनर, एंड आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं. या आप आज लिख लिए, कल तक आपके दिमाग में ना और नई चीज़ें आ जाएंगी, यार नहीं इस क्वेश्चन को तो ऐसे लिखना चाहिए था, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे. सो over the time we will improve, over the time your understanding and the interlinkages in your mind will improve. When our mind is engaged even somewhere else, अपना दिमाग उस चीज़ में भी काम करता है. The back, you don't even know, we don't even realize, but our mind like does the miracles behind. So you then compare it with the topper copies कि वो लोग कैसे उस क्वेश्चन को समझ रहे हैं. So that is very important. और वो लोग कैसे थियोरीज को यूज़ कर रहे हैं,
कैसे कोई थिंकर को यूज़ कर रहे हैं, या कैसे कोई कॉन्सेप्ट जैसे कि निष्काम कर्म हो गया उसको यूज़ कर लिया, स्थित प्रज्ञ हो गया उसको यूज़ कर लिया, कैसे वो लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो चीज़ें आपको पता चलेगी। देन टाइम मैनेजमेंट, इफ़ यू राइट डेली then only time management is possible. GS4 is the lengthiest paper of all the papers, and इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इवन इन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन सेक्शन ए डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है कि आपको फटाफट एक क्वेश्चन समझ में आ गया। और केस स्टडी आर वेरी लॉन्ग एंड वी डोंट नो कि यूपीएससी कभी छोटी पूछेगा कभी बड़ी पूछेगा, उसमें कितने सवाल होंगे, उसमें क्या क्या हिडन वैल्यूज़ होगी, उसमें क्या क्या हिडन क्वेश्चंस होंगे। सो वो सब चीज़ें और प्रॉपरली टाइम मैनेज करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर केस स्टडीज 15 मिनट्स एंड फॉर सेक्शन यू हैव लेस देन 7 मिनट्स। देन अंडरस्टैंडिंग आपको पता चलेगी आंसर राइटिंग से कि कोई भी क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूंगी और कैसे वेरियस वैल्यूज में आइडेंटिफाई करूंगी, वेरियस टॉपिक से मैं उसको कैसे रिलेट करूंगी। अगर आप डेली आंसर लिखेंगे तो आपको याद तो होगा ही सही, सो वैसे वो हेल्प करेगा। डिफरेंट मॉडल्स आपको याद होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स आपको याद होंगे। कंटेंट एनरिचमेंट, प्रीवियस से क्वेश्चन लिख रहे हो, टॉपर कॉपी से लिख रहे हो, कोई कोचिंग से लिख रहे हो, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। कंटेंट इज इन एग्जांपल्स, कोट्स, स्टेटमेंट्स, phrases, diagrams, or negative examples also, administrative examples and everything you will get from there. Best practice is also structuring. So structuring of GS4 and GS 1 to 3 is very difficult, very different. So structuring जो है GS4 में बहुत important है, because like how it shows that you have understood the question and you fit the demand of the question. So आपको एक structuring proper way में करना वो बहुत important है कि आप डिफरेंट डायमेंशंस दिखा रहे हैं, डिफरेंट हायरार्की पे आप किसी आंसर को देख रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप आंसर को देख रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स आप उसमें रिलेट कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स आप डाल रहे हैं, प्रॉपर 2 डिविजन्स आप बना रहे हैं। सो ये आपको पता चलेगा। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैंडिडेट्स में के दिमाग में आता है वो ये है कि हम पैरा फॉर्म में लिखें या पॉइंट फॉर्म में। आपको दोनों तरह के टॉपर कॉपीज मिलेगी। सो एज ऑफ नाउ दिस मेथड इज वेरी प्रेवलेंट, point format, but you might see copy of Vishaka ma'am. She used to write in para form but still got 165, I think 165 166 score, so para also works. So my suggestion, like I have used a combination this time. इसके पहले मैं हमेशा point में लिखती थी, but the 126 score एंड मेरा थोड़ा पेपर इस बार प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तो मेरा पेपर छूटने के उस पे था, बट पैरा फॉर्म हेल्प मी एंड ऑल्सो लाइक मेरा जो आंसर कॉपी है वो आई बिलीव एक थोड़ा डिस्टिंक्ट हो गया दूसरी कॉपी से, क्योंकि मैंने उसी चीज़ को एक पैरा में बहुत अच्छे से रिलेट करके लिखा था। सो दैट हेल्प मी। सो आप क्या करिएगा, जो आपके कोड बेस्ड क्वेश्चन हैं उसमें से एक तो क्वेश्चन को आप पैरा फॉर्म में लिख दीजिएगा। कोई कोड बेस्ड क्वेश्चन होगा जो पॉइंट फॉर्म में बेटर होगा, डू इट इन पॉइंट, बट आपके 2 क्वेश्चन जरूर होंगे ऐसे जो आप पैरा फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पैरा फॉर्म में आप कैसे लिखें? पैरा फॉर्म में ये नहीं आप एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते जाए, आप उन्हीं पॉइंट को डिफरेंट पैराज में लिखिए, 2-3 में, बट उसका प्रॉपर फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोलते हैं ना ऐसे में एक फ्लो होना, वैसा ही इधर भी है। सो आप एक थियोरी को उसमें लिखें, थियोरी रिलेट करें प्रॉपरली, नेक्स्ट थियोरी उसी से रिलेट करके लिखें। एंड या फिर आप क्या कर सकते हैं, मान लो एक पूरा अपने कोई कोट है, वो जिस भी पर्सनालिटी का कोट है, अगर आपको उसकी लाइफ से कोई एनेक्डोट याद है आप उसको लिखें और उसको प्रॉपरली उसको आप डिफरेंट थ्योरीज से, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू सिस्टम से। सो जैसे कि नॉन वायलेंस है, स्थित प्रज्ञ है, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, परजवियरेंस है, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स है, ये सब ड्यूटी है, निष्काम कर्मा, धर्मा, एवरीथिंग। सो ये आपको डिफरेंट जगह मिलेंगी, बट अब उसको प्रेजेंट करने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड गुड सोर्सेज विशाखा मैम्स कॉपीज। केस स्टडी का खुद का एक अलग प्रैक्टिस है। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी जो थियोरी है उसका एप्लीकेशन करना इन द रियल लाइफ विद एन एथिकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब अपन को वो चीज़ दिखानी है। इसमें आप क्या करिएगा, पहला तो आप एक टेम्पलेट एक तो इसमें टेम्पलेट डिज़ाइन कर लीजिएगा आप।
कि ये मैं इस फर्स्ट पेज पे मैं यहाँ पर इंट्रो लिखूँगी, और अगर मैं कोई डायग्राम बना रही हूँ या स्टेक होल्डर्स लिख रही हूँ वो लिख दूँगी। फिर मैं कुछ एम लिख दूँगी, ये मेरा एम है, ऐसा कुछ गवर्नेंस सिस्टम होना या ऐसा कंट्री होना। फिर क्वेश्चन 1 2 3 4, ये ध्यान रखना कि अप्रोप्रिएट स्पेस मैनेजमेंट हो यहाँ पर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या एथिकल वैल्यूज आप यूज कर रहे हो, या क्या कंसर्न्स हैं, डायलेमास हैं, ये सब चीज़ें इनमें अलग अलग। मैंने क्या करा था कि टेम्पलेट तो बना ही लिया था, अलग अलग आंसर मॉडल का 7-8 मैंने टेम्पलेट बना लिए थे। इसके साथ मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ लिख ली थी एक जगह कि यार ये वाली वैल्यूज़ है ना मेरे केस स्टडी में काम आएगी, ये वाले कंसर्न्स है, एथिकल कंसर्न्स, वो मेरे काम आएंगे। वो मैंने एक लिस्ट बना ली थी 15-20 की। और ये मेरे कोड्स बहुत काम आते हैं केस स्टडी लिखने में, सो उसका बना लिया था। फ्रेजेस का बना लिया था मैंने एक लिस्ट कि ये बहुत काम आता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हैंडलिंग डिफरेंट केस स्टडीज। सो आपको किसी भी कोचिंग का मटेरियल देखना, वो एक बुक निकाले हुए हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पर उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडी, लाइक ट्राइबल आप देखोगे, LWE वाली भी होती है, और कोई वल्नरेबल सेक्शन वाली होती है, और टेररिज्म वाली होती है, और इन्वायरमेंट वाली होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाली होती है। सो इन सब चीज़ों में ना, इन सब जो क्वेश्चंस हैं, एक सेट पैटर्न है यूपीएससी का, वर्क कल्चर वाली होती है, गवर्नमेंट वर्किंग प्लेस वाली होती है। सो वो इन सेट पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रही है। अब इन सब में कुछ से लाइक वैल्यूज़ है जो ज़रूर का आपको लिखनी है, कुछ प्रिंसिपल्स है लाइक स्टेवर्डशिप एथिक्स, इन्वायरमेंटल वाली में आपको काम आएंगे, कोई कंज्यूमरिज्म वाली है उसमें आपको, लाइक इंडस्ट्री वाली है कंज्यूमर, उसमें आपको ट्रस्टशिप वाले काम आएंगे। गांधी जी के बहुत सारे सिंस है, वो आपको बहुत सारी जगह काम आएंगे। सो आपको इनसे पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है। सो इन सब में एक बेसिक कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेने होंगे, उसको आप उस केस पर्टिकुलर केस स्टडी की तरह आपको मॉडिफाई करना होगा। देन उस कोर्स ऑफ एक्शन के साथ साथ, दिस इज योर कोर्स ऑफ एक्शन। सो आपको सबको पता है कि अपन को एथिकल कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, वो तो सबको पता है कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, बट जस्टिफिकेशन, वाई, दैट जस्टिफिकेशन इन केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दिस रेफर टू ऋषभ रनवाल सर कॉपीज, ही हैज डन इट वेरी ब्यूटिफुली, और प्रॉपर डिस्टिंक्शन होता है उनके आंसर में। दिस यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। एक और चीज़ है इसके साथ, अपने कोर्स ऑफ एक्शन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, दैट कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि आपके एक पर्टिकुलर एक्शन से सारी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कुछ आपके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं किसी कोर्स ऑफ एक्शन के। सो वो आपको कैसे डील करना है, दैट इज सेकेंड लेवल एक्शन। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको लिखना है। फिर आप आपके जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, रीजनल और नेशनल उसमें बांट सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। और एथिकल वैल्यू से कनेक्ट करके आपको लिखने हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड केस स्टडीज़ का प्लीज़ ही ध्यान रखना दैट वहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स फेच होते हैं, दीज आर द 20 मार्कर क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर 12 भी मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं। दैट इज़ हाउ लाइक सम टॉपर्स आर अचीविंग 144
marks also, 145 also. This is possible only because of the case studies. So practice case studies within time with a proper set and do जितना आप केस स्टडीज़ को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्लीज़ करिए. एथिकल वैल्यूज़ को, एथिकल प्रिंसिपल्स को, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, कोट्स जितना यूज़ कर सकते हैं वो करिए विद अ प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन, नॉट द आइडियलिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन. यूज़ ऑफ टॉपर कॉपीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ. कंटेंट एनरिचमेंट में आपके काम आएगा, स्ट्रक्चरिंग में आंसर का काम आएगा, आंसर कॉपीज़ में काम आएगा, आपके आंसर राइटिंग में आपके काम आएगा, सब में आपकी टॉपर कॉपीज़ काम आएंगे. टाइम मैनेजमेंट. सो दिस इज़ द लेंथीएस्ट पेपर. ऑलरेडी टोल्ड कि 13 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स होते हैं, 6 केस स्टडीज़ होते हैं. एंड दिस टाइम मैनेजमेंट कैन ओनली कम विद द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आपका आंसर राइटिंग का स्पीड बढ़ेगा, रिकॉल करने का स्पीड बढ़ेगा, स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर होगी, वहाँ सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, यार इसको ऐसे स्ट्रक्चर करना है. वैल्यू आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगा, कोड का यूसेज ईजी हो जाएगा. आप अगर बार बार केस स्टडीज़ लिखेंगे तो यू नो कि मुझे इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना है, वो चीज़ आपको हो जाएगी. सो टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ द लास्ट पेपर इन दोज 3 days. सो तब तक वी कैन बी टायर्ड, इट्स पॉसिबल कि अपना हाथ दुखने लग जाए. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. सो टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ GS पेपर जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स फेच होते हैं. यहाँ पर आपको नहीं थकना है और आपको ध्यान रखना है प्रॉपरली आप टाइम में करें, प्रॉपर टाइम एलोकेशन हो, किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देना है ताकि वो बात, क्योंकि सब क्वेश्चन सेम वेटेज कैरी कर रहे हैं, उधर 10 कर रहे हैं, इधर 20 कर रहे हैं. सो वो करें. आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप ये डिसाइड कर लें आपको सेक्शन बी पहले करना है, सेक्शन ए पहले करना है. मैंने दोनों तरह से करा हुआ है. एक बार सेक्शन ए करा था 119, एक बार सेक्शन बी करा था 126, और एक बार जब मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी, एक क्वेश्चन ए से कर रही थी, एक क्वेश्चन बी से कर रही थी, माई मार्क्स गॉट डाउन टू 108. सो दिस वॉज अ ईयर जब मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने पहले करी हुई तो हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट द केस. यू हैव टू डू फॉर दैट ईयर. और मैंने डिसाइड नहीं कर रखा था कि मुझे ए करना है या बी करना है. सो दैट कन्फ्यूजन टुक माई टाइम. अगर आप केस स्टडीज़ पहले उठाते हैं तो उसका एक बेनिफिट है, आप 1 और 2 केस स्टडीज़ पढ़ के रख लीजिए, वहाँ पर वैल्यूज़ लिख लीजिए, वहाँ पर आपका जो आप कुछ स्थित प्रज्ञा, योगा क्षेम, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, स्टोइसिज्म, जो भी आपको यूज़ करना है वहाँ थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, स्टेक होल्डर्स को गोला करके कर लीजिए. सो आप ये सब आप पहले ही कर लीजिए. इन दोज 5 minutes यू कैन रीड 1 or 2 केस स्टडीज़ डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग. दैट विल लीड टू योर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इन द पेपर. नाउ द वैल्यू एडिशन कम्स. सो वैल्यू एडिशन को मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ सोर्स ऑफ द वैल्यू एडिशन, योर सिलेबस इज अ सोर्स ऑफ द वैल्यू एडिशन, एंड your topper copies is a source of value addition. You can do that. Then next source is your AI model. कोई सा भी AI मॉडल ले लें और उसकी हेल्प लें. अब अपन को कैसे करना है? सो आप एक शीट बना सकते हैं. ये बहुत ही आई थिंक श्रेयांश कुमार सर का मॉडल है ये शीट वाला. वहाँ पर एक वैल्यू लिख लीजिए. फॉर एग्जांपल हमने इंटेग्रिटी लिख लिया. अब उसका डेफिनेशन लिखिए, उसी को आपको याद रखना है. फिर आप डिफरेंट सेट ऑफ एग्जांपल्स आप यूज़ करिए. फॉर एग्जांपल द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, द सोसाइटल एग्जांपल्स, द एनवायरमेंटल एग्जांपल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गई किसी की, स्पोर्ट्स पर्सन का एक एग्जांपल हो गया. देन उसी से रिलेटेड एक कोट भी लिख लीजिए उसी शीट में, ठीक है. और कोई इंडियन फिलोसफी है उसी शीट में लिख लीजिए. और ये ज़रूर ध्यान रखना, वी मिस आउट ऑन दिस थिंग कि अपने पास पॉजिटिव सेट ऑफ एग्जांपल्स होते हैं बट नेगेटिव सेट ऑफ एग्जांपल्स नहीं होते हैं. सो आप प्लीज़ नेगेटिव सेट ऑफ एग्जांपल्स की भी एक लिस्ट बनाइएगा, ठीक है. देन श्लोकास, यू can't राइट हिंदी बट यू कैन राइट संस्कृत श्लोक्स इन योर पेपर. इस श्लोक को लिखने के बाद राइट इट इन इंग्लिश ऑल्सो, because the medium is English. If you are writing in English medium, do write it in English also. श्लोक लिख दीजिए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. बेस्ट प्रैक्टिसेस कोई स्टेट की है, फॉर एग्जांपल राजस्थान का जो सूचना पोर्टल है दैट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस, और कुदमश्री मॉडल है केरला में, दैट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस. सो दिस वे यू कैन यूटिलाइज इट. नाउ आई वांट टू प्रेजेंट यू वन ऑफ माय लाइक हाउ आई प्रिपेयर्ड. अब मेरी जो वो एक फाइनल शीट थी जिसमें मैंने मतलब बड़ी वाली शीट थी 70-80, उसमें
रोज थे, तो वो तो एक शीट थी, बट ये जो शीट है मेरी, ये लास्ट टाइम की है कि मेरे को लास्ट में सब चीज़ें रिवाइज करनी है. आई कैन नॉट रीड द 70 लाइन्स एंड इट्स कॉन्टेंट इन टू 350 सेल्स इन दैट 2 hour पीरियड. सो मैंने एक बना ली जो मैंने सबसे ज़्यादा स्टेट कोड्स यूज़ करे थे, और उसके साथ साथ मैंने जैसे कि द फ्रीडम टू वेव माई स्टिक एंड्स वेयर द अनदर्स नोज बिगिंस. सो मैंने उसका आगे वैल्यू लिख ली, ये लिबर्टी वाले में काम आ जाएगा. एन एम्प्टी वेसल मेक्स द मोस्ट नॉइस, कहाँ काम है कि इग्नोरेंस में या नॉलेज में. सो इस तरह से अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड इज हिज मंत्र ऑफ कर्म योग, एकला चलो रे एंड ऑल. सो इस तरह से एक बेसिक आप तैयार कर सकते हैं. और बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे मैंने बताया था कि RTI, कुदम श्री, ई सूचना पोर्टल एंड ऑल. देन संस्कृत श्लोक्स मैंने आपको कुछ बताए थे, तो इस तरह से मैंने संस्कृत श्लोक याद कर लिए थे. उसका इंग्लिश भी आप लिख सकते हैं, हिंदी कहाँ पर आप इसको काम में ले सकते हैं या आपकी हेल्प के लिए. दीज आर योर नोट्स, इट्स कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू यू. तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएं. फिर एग्जाम्पल्स जैसे कुछ ऑब्जेक्टिविटी विदाउट कंपैशन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, तो झारखंड का लिख दिया, वहीं ऑब्जेक्टिविटी और कंपैशन कहाँ साथ में था वो लिख दिया. सो दीज आर द सम जनरलाइज्ड एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स. बट जैसे कि कुछ कीवर्ड्स है लाइक रेजोल्यूट माइंड, करेज ऑफ कन्विक्शन, नेवर सेड डाई, काइंडनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेज ऑफ आइवरी टावर, माइट इज राइट, वसुदेव कुटुंबकम, सम्मान, सहयोग, संवाद, शांति, समृद्धि एंड ऑल. सो कंक्लूजन्स का मैंने एक बना लिया. कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप हर आंसर में यूज़ कर सकते हो. गांधी, सोशल सेंस, नोलन के 7 प्रिंसिपल, भेरी घोष, धम्म घोष, अर्जुन वर्सेस दुर्योधन, स्टीफन हॉकिंग एंड ऑल. सो ये सब आप सब में यूज़ कर सकते हो. देन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम है. अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी है, थोड़े पुराने हैं, प्लीज़ अपडेट अकॉर्डिंग द करंट टाइम्स. आप AI यूज़ करिए, बेटर इंडिया यूज़ करिए, आपको जो सोर्स यूज़ करना है करिए, कोचिंग्स का मटेरियल यूज़ करिए. पुरुषोत्तम दास IPS, उनका एक नेगेटिव एग्जाम्पल था. देन कम्युनिटी पुलिसिंग IPS, आरिफ शेख इज़ ए वेरी फेमस IPS ऑफिसर, उनके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. सो इस तरह से आप सारे यूज़ कर लीजिए. देन कुछ मैंने ऐसे निकाल लिए थे कि वर्ड्स में तो आंसर में लाने ही है. अदर देन द सिलेबस कुछ वर्ड्स नेगेटिव एग्जाम्पल लिख लिए, पार्टीशन राइट्स हुए या बच्चाबाजी हुई थी अफगानिस्तान में. सो दीज आर द सम केस स्टडी की मैंने कुछ सोल्यूशन निकाले थे. आगे और बड़े हुए हैं ओवर द टाइम. हाँ, कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ अच्छी लाइन्स है लाइक एटीट्यूड कलर्स द थॉट्स, एटीट्यूड प्रोवाइड एजेंसी टू द बिहेवियर एंड ऑल. सो in this way you can prepare an armory of yourself only for the GS4 paper, क्योंकि GS4 में पेपर कंप्लीशन बहुत डिफिकल्ट है and everything must be in your mind and you must be very quick in reproducing over it. So guys, this is all from my side in the GS4 and I hope that it helps you and you will score like 140 in your GS4 paper. All the best and thank you.